Good morning, students. I am Preeti Sharma, your SST teacher. Today, we continue your chapter from your SST book in Civics Part, chapter number 1, Our Constitution. So, as we all know about our country, we are live in a democratic country and we follow our constitution. Constitution हिंदी में जिसे हम संविधान कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हम इस चैप्टर में समझेंगे और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना और किन किन चीज़ों में वो हमें गाइड करता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे. सो वी फॉलो रूल्स इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू. देयर आर सर्टेन रूल्स इन अ फैमिली एज टू व्हेन पीपल वेक अप, हैव देयर मील्स एंड स्लीप. जैसा हम अपने परिवार में रहते हैं, हमारे सबके घरों में अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. मॉर्निंग में हम सब लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद हमारा लंच टाइम, डिनर टाइम, प्रॉपर हमारा एक वे है हमारी लाइफ को जीने का. और हर घर में अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और सभी बच्चे अपने अपने घरों के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं. सेम वे इन आवर अर्थ वी हैव डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट सिस्टम. हमारी अर्थ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, सब लोग अलग अलग देशों में रहते हैं और हर देश के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जो जहाँ का सिटीज़न होता है वो उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करता है. सो देयर आर रूल्स इन अ स्कूल. हम सबके अपने स्कूल्स हैं, स्कूल्स के रूल रेगुलेशंस हैं. देयर आर रूल्स दैट पीपल फॉलो इन जिम्स वाइल प्लेइंग गेम्स एंड वाइल ड्राइविंग. Rules are made and followed so that people can live and work together in a smooth and systematic way. Without rules, life would disintegrate into chaos. और हम छोटी छोटी जगहों पे भी अगर हम देखते हैं तो पार्क के रूल रेगुलेशंस होते हैं कि वहाँ आपको फ्लास्क को नहीं पिक करना है, या स्विंग्स पे आप लिमिट होती है कि इतनी एज लिमिट के बच्चे उस स्विंग को यूज़ कर सकते हैं. जिम्स के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं. तो इन सब चीज़ों को देख के हम समझ सकते हैं कि अगर हमें लाइफ सिस्टमेटिक वे में जीनी है तो हम उसके लिए रूल्स होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे या हमारे लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो हर कोई अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएगा और जो हमारी सोसाइटी, जो एक सिस्टमेटिक वे में सोसाइटी हमारी रन करती है, वो सिस्टम्स के साथ ना चलकर क्या बन जाएगी, एक केओस. केओस मतलब बिना रूल रेगुलेशन के शोर शराबा, मतलब इस तरह का हो जाएगा कि लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे. तो रूल रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है इतना आपको क्लियर होगा कि अगर हमें अपनी लाइफ सिस्टमेटिक वे में चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी को सिस्टमेटिक बनाना है तो हमें उसके लिए रूल रेगुलेशन चाहिए. अब हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं. अ नेशन और स्टेट. नेशन को हम राष्ट्र से संबोधित करते हैं और स्टेट को हम राज्य से संबोधित करते हैं, लेकिन वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में स्टेट का मतलब नेशन से भी लिया गया है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो स्टेट अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें कई सारे राष्ट्र जुड़े हुए हैं. तो अ नेशन और स्टेट इज़ गवर्न बाय रूल्स लेट डाउन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. और कोई भी राष्ट्र या राज्य, जैसे हमारा जो नेशन है वो है इंडिया, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और हमारे इंडिया में कई सारी स्टेट्स हैं. ठीक है, तो हमारी इंडिया में स्टेट्स जो हैं 29 स्टेट्स हैं, जिसमें से एक यूपी है जिसमें हम लोग रहते हैं. तो हर देश में हर राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए सिस्टम बनाया गया है और ये जो रूल्स हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस. तो जो हमारे रूल और रेगुलेशन जो हैं वही क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान. हमारे संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, अगर कोई मर्डर करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, आप इंडियन हैं, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है तो आपको कौन से राइट्स मिलते हैं, अगर आप एनआरआई हैं तो आपको कौन से राइट्स मिलते हैं. तो ये हर कंट्री का अपना एक रूल बुक होती है, अपना रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन.
Before we discuss what a constitution is and why it is necessary, let us understand what we mean by the term state. इससे पहले कि हम संविधान के बारे में समझें कि संविधान क्या है, उससे पहले हम स्टेट के बारे में समझेंगे. In the context of a country, the word state can mean one of the many parts it is divided into. अगर हम किसी देश के संबंध में बात करते हैं कि इंडिया एक कंट्री है और इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, तो हम लोग फटाफट बता देते हैं कि इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं. तो भारत देश के अंदर स्टेट क्या है, भारत का ही पार्ट है, लेकिन उसके स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए, उसको आसानी से चलाने के लिए हमने इंडिया को क्या कर दिया है, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है. Such as the states of India or the USA, states written with a capital S on the other hand refer to a nation as a political entity unit. Though state and government are often used interchangeably, there is a difference between the two terms. और state जो है वो हमेशा फिक्स रहती है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है. अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट रन कर रही है यूपी में, लेकिन 5 साल पहले किसकी थी, सपा की गवर्नमेंट थी. उसके 5 साल पहले किसकी थी, बसपा की थी. अगले आने वाले 5 सालों में कौन सी गवर्नमेंट होगी ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते. लेकिन यूपी जो एक स्टेट है वो हमेशा फिक्स रहेगी, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है. So there is a difference between the two terms. The government of a country may change periodically. समय के साथ जो स्टेट है, जो राज्य हैं, वहाँ की सरकार बदल सकती है, लेकिन राज्य फिक्स रहते हैं. But the state continues to exist. For example, there have been several changes in government since the state of India was formed in 1947. अगर हम देखें तो हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है 1947 से, हमारे जो स्टेट हैं वो फिक्स हैं, लेकिन उन स्टेट में गवर्न करने वाली जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है समय के साथ साथ. अब हमारा जो हम पढ़ते हैं, अब स्टेट हमारा क्लियर हो गया कि हमारे किसी भी देश के अंदर जब उस देश को इजी गवर्न करने के लिए, आसानी से चलाने के लिए इसको डिवाइड कर दिया जाता है तो वो उस देश की स्टेट्स होती हैं. स्टेट फिक्स होती हैं, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है. अब हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? The rules and principles, ideals on the basis of which a country is governed is called its constitution. अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो किसी भी देश के जो रूल्स और जो रेगुलेशंस होते हैं, जो उस कंट्री को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारे पास एक बुक है, हमें मालूम है कि भाई अगर ये किया है तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा. अगर हम सिंपल सी बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स, तो वो भी ट्रैफिक रूल्स हैं. सबको मालूम है कि अगर रेड लाइट पे आप क्रॉस करोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, विदाउट हेलमेट आप जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. तो ये सब क्या है, रूल्स, और हम इन सबको जानते हैं. तो ऐसे ही जो हमारा संविधान है वो हमारा रूल बुक है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या हमसे कोई क्राइम हो जाता है तो आगे क्या प्रोसेस है. पहले आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, फिर उसके बाद आपको कोर्ट ले जाया जाएगा, फिर जुडिशरी डिसाइड करेगी आपके क्या आप क्रिमिनल हो या नहीं हो. तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम किसके द्वारा फॉलो होता है, इसी रूल बुक के द्वारा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. सो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग रीज़न. और लगभग सभी देशों का अपना संविधान है. और ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हर कंट्री ने अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो इसको हम समझते हैं. आ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम आ कंट्री हैज़. डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट सिस्टम. किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि वो कंट्री कैसी है, क्योंकि वहाँ के रूल्स हमें पता होते हैं कि उस कंट्री में ऐसे रूल्स हैं. जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है.
ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल के पास पूरी फ्रीडम होती है। हमारे पास हमें कई सारे राइट्स हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू लिव, ये सब हमारे क्या है, राइट्स हैं, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह का सिस्टम फॉलो होता है, जो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमें पता चलता है। सो डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट सिस्टम। देयर आर मोनार्कीज। मोनार्की क्या है, जहाँ पर सारी पावर्स किसके हैंड में होती हैं, वहाँ के राजा के हाथ में, या वहाँ का जो रूलर है सारी पावर्स उसी के हैंड में होती है, वो होती है मोनार्की। सो देयर आर मोनार्की इन विच द किंग इज द सेंटर ऑफ पावर। देयर आर डेमोक्रेसीज। अब कुछ कंट्रीज में कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसीज। सो देयर आर डेमोक्रेसीज इन विच द पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। ऐसी डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो किसके हैंड में होती है, पब्लिक के, आम जनता के। आम जनता जिसको वोट देती है वो पावर में आता है। So there are dictatorship in which a leader, for example, he head of the military is the most powerful. और कुछ कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है जहाँ पर सारी पावर्स किसके हाथ में होती हैं, लीडर के हाथ में, और वो लीडर किस में हो सकता है, मिलिट्री में। अब जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एग्जांपल इंडिया, हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिक्टेटरशिप जैसे अभी पाकिस्तान का हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, इलेक्शन भी कराता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहाँ पर क्या है, डिक्टेटरशिप, जो वहाँ की मिलिट्री होती है उसका जो जनरल होता है, तो मेनली सारी पावर्स किसके हैंड में होती हैं, मिलिट्री जनरल के पास होती हैं। हिटलर इसका एक एग्जाम्पल है, हिटलर भी डिक्टेटर था, डिक्टेटरशिप में आप समझ सकते हैं। और मोनार्कीज जहाँ पर सारी पावर्स किसके हैंड में होती हैं, जो किंग होता है, जहाँ पर इस तरह की गवर्नमेंट होती हैं, जैसे ब्रिटेन में वहाँ की जो किंग है और जो क्वीन है, पावर्स उनके हैंड में होती हैं। दूसरा रीजन कॉन्स्टिट्यूशन का, A constitution describe the principles along which a country is to be governed. किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि उस देश को चलाने के लिए वहाँ पर किन सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है, या वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो लोग फॉलो करते हैं। द लॉज दैट आर मेड इन अ कंट्री मस्ट अबाइड बाय दीज प्रिंसिपल्स और फॉलो द स्पिरिट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी उस संविधान के जो सिद्धांत होते हैं वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। दिस सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेंजर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल राइजिंग टू पावर एंड मेकिंग लॉज टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। और ऐसा करने से कुछ लोग ग्रुप बनाकर या कुछ लोग पावर में आकर उस पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सबके ऊपर फॉलो होते हैं, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसका मिसयूज़ ना हो इसलिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड्स मेजर टू दैट दीज पावर्स मे नॉट बी मिसयूज्ड। साथ ही जो संविधान है, जो रूल्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, पावर को किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ना देकर वो पावर को क्या कर देते हैं, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन से हैं आपके, गवर्नमेंट का हो गया आपका जो ऑर्गन्स हैं मेनली वो जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, इनमें डिवाइड कर दी जाती है पावर। सो दीज पावर्स में नॉट बी, ताकि इनका कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। इट सेट आउट द राइट्स दैट द पीपल एंजॉय एंड प्रोवाइड मेजर्स फॉर सेफ गार्डिंग प्रोटेक्टिंग दीज राइट। साथ ही इसमें लोगों को भी अधिकार दिए जाते हैं, लोगों को भी राइट्स दिए जाते हैं, ताकि उनके जो फ्रीडम्स हैं या जो उनको राइट्स दिए गए हैं वो एक तरीके से सेफगार्ड का काम करता है कि अगर किसी के साथ उसका जो राइट टू फ्रीडम उससे छीना जा रहा है या राइट टू एजुकेशन उसका छीना जा रहा है तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि वो जो राइट है, जो अधिकार है, उसको किसने दिया है, संविधान ने दिया है।
So that means it spell out the steps that an individual or a group may take if their rights are taken away by others including the state. अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्तियों के समूह से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है या उनके अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो संविधान ये है हमारा कि संविधान देश को कैसे चलाना है, उसके नियम कानून तय करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। साथ ही जो आम व्यक्ति हैं, जो वहाँ के सिटीजन हैं, नागरिक, उनको कौन से अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। और किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन में पावर को एकत्रित नहीं होने देता है। पावर्स को उसमें डिवाइड किया गया है कि ये पावर्स इसकी हैं, ये वर्क एरिया इसके अंडर आएगा, ये वर्क एरिया इसके अंडर आएगा। ये बिल्कुल क्लियर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके। अब हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? किसी भी देश को अच्छे से रन करने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत है। और हमारा जो संविधान है वो बनाया कैसे गया, कैसे बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम इसमें समझते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय अ बॉडी ऑफ 299 पीपल नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो किसी भी एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों ने इसको नहीं लिखा। इसको बनाने में लगभग कितने व्यक्तियों ने अपना सहयोग दिया? 299, 299 लोगों ने इसमें मदद की। और इन 299 लोगों की जो कमेटी थी, जो कमेटी बनाई गई, उसको क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। These learned men and women from different political parties and walks of life were elected by the people. इसमें जो लोग शामिल थे उसमें मैन भी थे, उसमें विमेन भी थे। साथ ही इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने देखा कि रियल लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्षेत्र में क्या सुधार होने चाहिए। So who entrusted them with the task of framing a constitution that would take care of the interest of all sections of the country. और उसमें ऐसे लोग थे जो इंटरेस्टेड थे कि समाज को चलाने के लिए जो हम नियम बनाएंगे, जो रूल्स बनाएंगे, वो कैसे होने चाहिए, हमारी जो सोसाइटी है उसको प्रोग्रेस की ओर लेकर जाएं, सबको इक्वलिटीज़ के साथ हम लोग देखें, कोई मैन विमेन का उसमें कोई भेदभाव ना हो और जो भी राइट मिले वो सबको बराबर मिले। तो डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड, किसी भी जाति के हो सकते हैं उसके अंदर, उनके बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ऑल नेशनलिस्ट। उसमें किसी भी जाति धर्म को ना देखकर क्या देखा गया कि जो भी इस कमेटी का मेंबर हो वो क्या होना चाहिए? भारतीय, सिर्फ भारतीय होना चाहिए, नेशनलिस्ट होना चाहिए। They had learned from India's long struggle for independence against the British that if a country had to progress, the people had to be involved in its governments. और ये लोग वो कौन थे जिन्होंने संविधान बनाया? ये वो लोग थे जिन्होंने भारत की संग्राम की, स्वतंत्रता की लड़ाई को देखा था, संघर्ष को किया था और देखा था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि जो कंट्री की प्रोग्रेस की प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया जाए, सबको इक्वलिटी दी जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्होंने जो गवर्नेंस थी उसको बनाया, संविधान को बनाया। सो दे ऑल फेल्ट दैट इंडिया शुड हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उन सब ने देखा कि भारत में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारी पावर्स किसके हाथ में कर ली थी? अपने अंडर कंट्रोल कर ली थी। तो जिसके कारण ब्रिटिशर्स अगर गलत भी करते थे तो भी उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की जा सकती थी, और अगर सही करते थे तो उनको कुछ नहीं किया जा सकता था। तो सबसे पहले तो उन्होंने कौन सी गवर्नमेंट चूज़ की कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके एक हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि पावर सबके पास होनी चाहिए। इट मीन्स अगर किसी एक व्यक्ति के साथ या समाज के साथ गलत हो रहा है तो वो उसकी कंप्लेन कर सकें। कोई भी सुपीरियर नहीं होना चाहिए कि इट मीन्स उसके खिलाफ कोई कंप्लेन ही ना हो, ऐसी गवर्नमेंट उनको नहीं चाहिए। सो से दे ऑल फेल्ट दैट इंडिया शुड हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये सारी चीज़ें किस में मिल सकती हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोकतांत्रिक सरकार में।
दे बोरोड आइडियाज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। और इन्होंने जो बहुत सी अलग अलग लोकतांत्रिक सरकार जहाँ पर चल रही थी, उन देशों से कई सारे आइडियाज़ को लिया, बोरो किया और अपने संविधान में एड ऑन किया। हम भी देखते हैं अपने आसपास, अगर हमें कोई आइडिया अच्छा लगता है या हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा ही जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, उनके यहाँ जो रूल्स चल रहे थे, जो उनकी गवर्नमेंट में रूल चल रहे थे और सबको लग रहा था कि ये अच्छे रूल्स हैं, तो उन रूल को क्या किया, उन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। So they borrowed ideas from the constitution of other democratic countries, keeping in mind the special need of the Indian people। और इस बात को ध्यान में रखा गया कि भारत के लोगों को उसकी ज़रूरत हो। As Jawaharlal Nehru said while addressing the Constituent Assembly, the aim was to build a nation। जैसा जवाहरलाल नेहरू ने एक असेंबली को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें एक नेशन को बनाना है, हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना है। और कैसे राष्ट्र का निर्माण करना है, उसमें क्या होना चाहिए? इन विच ऑल पावर एंड अथॉरिटी वुड बी डिराइव फ्रॉम द पीपल। उन्होंने ऐसे राष्ट्र का सपना देखा कि जिसमें सारी पावर्स, सारी अथॉरिटी किसके हाथ में हो? आम जनता के हाथ में। आम जनता चाहे तो अपना नेता चुने और नहीं चाहे तो उसको नेता ना बनाए। तो सारी पावर्स किसके हैंड में होनी चाहिए? आम जनता के हाथ में। जबकि ब्रिटिशर्स के समय ऐसा नहीं था, आम लोगों के हाथ में कोई भी पावर नहीं हुआ करती थी। दूसरा उन्होंने क्या कहा? दैट वुड सिक्योर जस्टिस, जिसमें न्याय कैसा होना चाहिए? सिक्योर। सबको न्याय समान मात्रा में मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो हाई कास्ट का हो, चाहे वो लो कास्ट का हो, मैन हो, विमेन हो, नो मैटर। जो न्याय है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सो दैट वुड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, सबके लिए एक समानता, एंड फ्रीडम फॉर ऑल इट्स सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था उसमें? इन विच द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस वुड बी सेफ गार्डेड। साथ ही जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम संख्या में लोग हैं या जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पिछड़ी जाति या पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, उनके भी अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग संख्या में कम हैं या वो पिछड़ी जाति के हैं या वो ट्राइबल पीपल हैं तो उनको अधिकार ना मिलें। उनके भी अधिकार मिलने चाहिए और उन अधिकारों की सुरक्षा भी की जानी चाहिए। और उन्होंने क्या बोला था संविधान के लिए? कि दैट वुड स्ट्राइव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द मासेस हु वर लिविंग इन अटर पॉवर्टी एंड। साथ ही उन्होंने बोला कि हमें जो जनसंख्या है, जो घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं या जो लोग बहुत संख्या में गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं या जो पिछड़े हुए हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड पिछड़ा हुआ है, उन सबको क्या करना है? उनकी कंडीशन को सुधारना है। ऐसा संविधान बने कि उन सब की जो कंडीशन है वो कैसी हो? इम्प्रूव हो, बेटर हो। And last, that would contribute to the promotion of world peace and the welfare of mankind। और ऐसा संविधान होना चाहिए जो क्या करे? वैश्विक शांति को बनाए, जिससे लड़ाई झगड़े ना हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ऐसी कोई भी झगड़ा ना हो, शांति हो, और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और पूरी मानव जाति जो है उसके वेलफेयर के लिए हो, उसकी उन्नति के लिए हो। ऐसा हमें संविधान का निर्माण करना है। It took the Constituent Assembly 165 session spread over almost 3 years to shape the lengthiest constitution in the world। और हमारे संविधान को बनाने के लिए 165 सेशंस किए गए, जो कि लगभग 3 साल का समय लगा जिसको तैयार करने के लिए। और विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा क्या बनाया गया? संविधान। The members displayed an extraordinary sense of unity and took care to conclude the point of view।
जो मेंबर्स थे जिन्होंने इस कमेटी को चलाया, भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के हेड थे, तो जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जो विज़न था कि सबको समानता मिले, सबके लिए न्याय हो, सबकी उन्नति हो, ये जो विज़न था उसको सार्थक करने के लिए उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया जो कि संविधान में होने चाहिए, जो नेहरू जी ने अपने उसमें कहा था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, उसके बाद मैं आपको चैप्टर कंप्लीट आगे वाले वीडियो में कराऊंगी। इसमें हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में नो अ लिटिल मोर ये भी एक बार रीड कर लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री. All constitution, however, do not comprise a single written document. For example, the Constitution of the UK is the sum of all the laws and customs that have evolved over time. Some of these are written while others are unwritten. भारत का जो संविधान है हमारा, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है जिसमें हमने सारी चीज़ें मेंशन की हैं। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है उसमें कई सारे नियम्स और कस्टम्स जो हैं वहाँ के वो लिखे हुए हैं और कई सारे उसमें समय के साथ ऐड ऑन कर दिए गए हैं, लेकिन वो रिटन में नहीं है। तो आज के लिए बस चैप्टर इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर पूरा कराती हूँ।